कैडेट्स, वेलकम टू भावी वॉर चैनल। आज हम बी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये देखो इंस्ट्रक्शंस, वीडियो पॉज करके ना इसको एक बार से पढ़ लेना। ठीक है, स्कोर शीट हमारी ये नेक्स्ट, यस। फिल इन द ब्लैंक्स, शुरू करते हैं। पहला देखो, द सामने सैल्यूट इज कंप्लीटेड इन डैश मोशंस। 3 मोशन में सामने का सैल्यूट कंप्लीट होता है। एक बार करके देखना, 3 मोशन होते हैं। हाथ ऊपर जाएगा, बोला, और हाथ नीचे। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड इन क्वार्टर गार्ड इज, एक होगा आपका कमांडर, एक संतरी और 6 जवान होते हैं हमारे। तो टोटल कितने हुए? 8 लोग होते हैं गार्ड में। ठीक है। इन विश्राम पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन हील टू हील इज डैश इंचज। हील एडी से एडी के बीच का डिस्टेंस होता है विश्राम पोजीशन में 12 इंच, और टो टू टू अंगूठे से अंगूठे के बीच का होता है 18 इंच। अगला देखो, द वर्ड ऑफ कमांड आराम से इज गिवन इन डैश पोजीशन। आराम से की कमांड जो है वो विश्राम पोजीशन के अंदर दी जाती है, सावधान में नहीं देते। ठीक है। अगला देखो, द लेंथ ऑफ पेस इन स्लो मार्च इज 75 सेंटीमीटर होता है या 30 इंच। अब क्वेश्चन समझ लो एक बार। द लेंथ ऑफ पेस, पेस मतलब होता है कदम, कदम की लेंथ कितनी कवर कर रहे हो आप स्लो मार्च के अंदर पे रखते हुए, तो वो 30 इंच की हम कवर करते हैं। ठीक है। अगला देखो, द कमांड कदम ताल इज एग्जीक्यूटेड एज डेफ्ट पासिस टू डैश फुट। कदम ताल जब हम करते हैं तो कदम ताल की जब कमांड आएगी तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेफ्ट पैर से, और जो खत्म होती है वो होती है राइट पैर की तरफ। ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट इन गार्ड माउंटिंग इज, अभी भी बताया 8 लोग चाहिए होते हैं गार्ड के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन टो टू टो इन विश्राम पोजिशन, जस्ट अभी बताया कितने? 18 इंच। डिस्टेंस कवर्ड इन क्विक टाइम मार्च इन 1 मिनट इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं हम क्विक मार्च करते हुए 1 मिनट के अंदर पे? कितनी दूरी तय हो जाती है? 100 यार्ड, 100 मीटर की, 100 यार्ड की दूरी कवर कर लेते हैं हम। इसकी पूरी टेबल बना रखी है ड्रिल वाली वीडियो में, वो चैनल पे जाके एक बार देख लेना, ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रही होगी। ठीक है। अगला देखो, पोजीशन ऑफ राइफल इन दौड़ के चल इज, क्या होती है? राइफल के साथ ड्रिल किए कभी, तो उसमें हम ऊंचा बाजू शस्त्र की पोजीशन में राइफल को हमने होल्ड किया होता है। फोटो देखो ऐसे। ठीक है। अगला देखो, जांच शस्त्र, ये इसको बोलते हैं बाजू शस्त्र। ये कितने स्टेप्स में होता है? 4 स्टेप के अंदर होता है गार्ड के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल ड्रिल मूवमेंट्स कमेंस आफ्टर गेटिंग इनटू डैश पोजीशन। जितने भी आपके ड्रिल के मूवमेंट्स होते हैं, टर्निंग हो गई या तेज चल हो गया, वो सारा हम किस पोजीशन में आने के बाद करते हैं? सावधान पोजीशन में। इन ऑल टर्नआउट्स द बॉडी वेट इज केप्ट फॉरवर्ड फुट। मतलब कहने का ये है कि जैसे टर्निंग्स आप करते हो ना, तो उसमें आपका जो सारा वजन होता है वो बोलते हैं कि आगे वाले पैर पे आपको डाल देना चाहिए, तभी टर्निंग क्रिस्प और क्विक होती है। ठीक है। अगला देखो, चेंजिंग स्टेप विल ओनली बी ब्रॉट विद लेफ्ट फुट लैंडिंग। जैसे आपका स्क्वाड चल रहा है और उसमें आपके कदम मैच नहीं कर रहे, मतलब सारे स्क्वाड लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड आपके राइट लेफ्ट राइट करके कदम आ रहा है, तो उसमें आपको लेफ्ट फुट एक बारी स्किप कर लेना होता है, उसको लैंड कर लेना होता है, ताकि आपका पेस जो है उससे मिल सके, स्क्वाड के साथ में मैच खा सके। अगला देखो, अ कमांड हैज़ 2 पार्ट्स। कौन कौन से? क्वेश्चनरी होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा। बोलेगा दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, तो दाहिने चलेगा इज क्वेश्चनरी, उस पर कुछ नहीं करना होता, सुनो खाली अलर्ट करवाने के लिए बोली जाती है। एंड दाहिने मुड़, उसे एग्जीक्यूट करना होता है, उस पर काम करना होता है दाहिने मुड़। ठीक है। अगला देखो, ट्रू एंड फॉल्स। पहला देखो, स्टैंडिंग इन खुली लाइन द गैप बिटवीन फ्रंट एंड रियर लाइन इज 5 इंच। फॉल्स। 5 मीटर, 5 मीटर पता कितना हो जाएगा? इतना बहुत दूर, 1 किलोमीटर, इतने दूर थोड़ा ना 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, सॉरी, बट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, इतना तो नहीं होता। 5 मीटर का डिस्टेंस होता है। ओह, मीटर का डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। अगला देखो, गैप बिटवीन हील इन विश्राम पोजीशन इज 14 इंच। नहीं भैया, हील टू हील का डिस्टेंस अभी भी ऊपर बताया कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला देखो, स्टैंडिंग संतरी गिव सलामी शस्त्र टू ऑल ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म। नहीं, सारे ऑफिसर्स को नहीं देते, बेसिकली जो हमारा निरीक्षण करने वाला ऑफिसर होता है, वो सामने बैठा होता है, खाली उसको एक बार सल्यूट दिया जाता है संतरी द्वारा गार्ड में। ठीक है। जनरल गिल हु वॉज मैन हु स्टार्टेड द ड्रिल। नहीं, जनरल गिल के द्वारा ड्रिल स्टार्ट नहीं करी गई, अब किसके द्वारा की गई है? तो ये है शिकागो चीफ, जिनका नाम है कीफ, KEEF, इनके द्वारा ड्रिल स्टार्ट की गई थी शिकागो के अंदर। अगला देखो, वाइल ऑन मार वर्ड ऑफ कमांड बाई मुड इज गिवन ऑन राइट फुट।
बिल्कुल सही बात है। बाएं मुड़ वाली जो कमांड है वो आपकी राइट फुट पे देते हैं, ठीक है। एक बार खड़े होकर मुड़ के देख चल जाएगा। इन खुली लाइन चल, यू टेक 1.5 स्टेप फॉरवर्ड। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बेसिकली खुली लाइन में क्या होता है, जो फ्रंट लाइन होगी वो तो एक कदम आगे लेती है, और जो रियर लाइन होती है वो आपकी एक कदम पीछे लेती है स्टेप, ठीक है। अगला देखो। अब इसमें ये नहीं पूछा कि समझ आ रहा है कि मतलब फ्रंट लाइन के लिए बोला है रियर लाइन के लिए बोला है, ये मेंशन कर देंगे आपको, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मिसलेनियस में डाल दो। अगला देखो, पेस फॉरवर्ड एंड टू रियर इज ऑलवेज टेकन इन क्विक टाइम, बिल्कुल सही। अगला देखो, सलामी शस्त्र इज गिवन टू ऑफिसर ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबव। देखो जो सलामी शस्त्र होता है ना, सलामी शस्त्र आप मतलब किसी भी ऑफिसर को देते हो, नॉर्मल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया या जो वीआईपी हो गए, उनके लिए कौन सा दिया जाता है, उनके लिए दिया जाता है जनरल सल्यूट, जनरल सल्यूट, ठीक है। और जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, उनके लिए क्या दिया जाता है, दैट इज़ राष्ट्रीय सल्यूट। ये 3 सल्यूट होते हैं, ठीक है, गार्ड के अंदर पे। ड्रिल के अंदर तो दाएं बाएं सामने वाला, ठीक है। आगे देखो, वर्ड ऑफ कमांड लाइन तोड़ मीन्स एंड ऑफ परेड, नहीं, इसके ऊपर भी वीडियो बनी है, देख लेना जाके। लाइन तोड़ होता है बीच में ब्रेक देते हैं, अगर विसर्जन बोलता है एंड होता है परेड का, ठीक है। देखो लास्ट वाला, राष्ट्रीय सल्यूट इज़ गिवन टू ऑल वीआईपीज, गलत। किसे देता है राष्ट्रीय सल्यूट, अभी बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आगे देखो, व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल, ड्रिल के एम क्या क्या है भाई, करते क्यों हैं, देखो इससे क्या फ़ायदे होते हैं। इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इंप्रूव करेगी हमारे पास। इम्प्रूव बियरिंग, पोस्चर बॉडी का, खड़े होने की पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। स्मार्टनेस ऑफ टर्न आउट एंड अपेयरेंस, टर्निंग्स करते हैं उसकी वजह से स्मार्टनेस इंक्रीज होगी। क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा हमारा। डेवलप क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, तुरंत हुक्म देने पे उस पर कार्रवाई करने की जो आदत है वो हमें पड़ जाती है ड्रिल करने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट ऑल एक्शंस आर टेकन बाय द गार्ड ऑन द ऑर्डर गार्ड परेड पर। अब ये गार्ड जिस बच्चे ने कर रखी होगी उसे पता होगा ये गार्ड परेड पर में क्या होता है। परेड पर में बेसिकली होता है एक 2IC होता है, एक कमांडर की साइड में जो लगा होता है बंदा, वो अटेंशन पोजीशन में आएगा एंड वो कमांड देता है गार्ड परेड पर। फिर जो लाइनें हमारी पीछे जा चुकी होती हैं वो एक कदम लेके आगे आती हैं, अटेंशन में खड़ी होती हैं, और उन्हें बाजू शस्त्र करवा दिया जाता है कमांडर के द्वारा, ठीक है। इसको एक बार वीडियो पॉज कर करके रीड आउट कर लेना अगर समझ आए तो। बेसिकली ये गार्ड करके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। अगला देखो, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.6 mm SLR सेल्फ लोडिंग राइफल इज़, कितनी होती है इफेक्टिव रेंज पूछी है, 275 या 300 यार्ड, 275 मीटर या 300 यार्ड, 300 यार्ड किताबों में लिखी होती है, 300 यार्ड आप याद करना, ठीक है। ये होती है MPI, स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछिए MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। नोट्स बना लो, तो कहीं पे लिखते रहना है सारी चीज़ें ना, इंपॉर्टेंट है सारी। होल्ड डैश वाइल प्रेसिंग द ट्रिगर, जब फायर करते हैं ना आप, जैसे गोली चला रहे हो तो उस समय पे जब ट्रिगर पे क्लिक करना होता है तो आपको अपनी सांस उस समय पे मतलब लेनी नहीं और रोक लेनी होती है वो क्विक सेकंड के लिए, तो आपकी गोली जो है टारगेट से ही मतलब डिसअपॉइंट नहीं होती, बिल्कुल टारगेट पे जाके लगती है, ठीक है। अगला देखो, अ रेड फ्लैग डिस्प्लेड ऑन डैश इंडिकेट दैट नो फायरिंग शुड टेक प्लेस, लाल झंडे लगा देते हैं राइफल के, कहाँ पे, बट पे, उससे पता चलता है कि भैया यहाँ फायरिंग अब नहीं होगी। अगला देखो, द साइज ऑफ ग्रुप डैश विद द इंक्रीज इन रेंज, जो ग्रुप का साइज होगा वो बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी, दूरी टारगेट की दूरी बढ़ गई तो ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाता है। जितना दूर होगा टारगेट निशाना लगाने में ऑब्वियसली दिक्कत होनी है उतनी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डैश हैंड इज़ द मास्टर हैंड फॉर फायर, मास्टर हैंड कौन सा होता है फायरिंग के लिए, ट्रिगर किससे दबाइए, राइट हैंड ऑब्वियसली। होल्ड करके देखो राइफल किस पोजीशन में पकड़ी है। देखो अगला क्वेश्चन, द मुजील वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल इज़ 2700 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड इतनी होती है 2700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर रैपिड फायरिंग डैश इंच
फिगर टारगेट इज़ यूज्ड। रैपिड फायरिंग के लिए 6 इंच का फिगर टारगेट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल इज़ 1700 यार्ड। मैक्सिमम रेंज .22 राइफल की कितनी होती है? 1700 यार्ड। अगला देखो, ओनली डैश AMN विल बी यूज एम्यूनेशन। AMN का फुल फॉर्म होगा एम्यूनेशन। विल बी यूज टू मिनिएचर रेंजेस। छोटे रेंज के लिए कौन सा? छोटे रेंजेस मतलब ज़्यादा दूरी ना हो, तो उसके लिए .22 आराम से अपनी काम करती है, ठीक है। सबसे हल्की पहली राइफल ये पढ़ाते हैं हमें। द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 MSLR, इसकी होती है 10 राउंड। MSLR की राउंड कैपेसिटी मतलब उसमें कितनी गोली डाल सकते हो आप लोग, कितनी एक बार में डल जाएंगी? 10 गोलियां डल जाती हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ डैश इज़ असेंशियल फॉर सक्सेसफुल शॉट। अब इससी बात है, एम की एक्यूरेसी, टारगेट पे बिल्कुल नज़र कहाँ, फोकस बिल्कुल एम टारगेट के ऊपर आपको बढ़िया होना चाहिए, ताकि एकदम से फट से जाके शॉट वहीं लगे राइफल का। अगला देखो, द राइफल शुड बी हेल्ड एज डैश एज पॉसिबल वाइल फायरिंग। अब स्टैंडिंग पोजीशन में राइफल पकड़ के देखना, तो राइट हैंड तो आपको हुआ ट्रिगर पे, करके देखो एक बार मेरे साथ। राइट हैंड ट्रिगर पे हुआ, जो लेफ्ट हैंड होता है वो कहाँ लगा होता है? राइफल की फोर मतलब ये हमारा फोर हेड बोलते हैं इसको हम, लेफ्ट हैंड को राइफल पकड़ते हुए फोर हेड हुआ, तो फोर आर्म सपोर्ट देता है वो उसको। तो ये आप मतलब राइफल को जितना आगे पकड़ सके, राइफल आपकी उतनी कब्जे में होगी और उतनी बढ़िया सा पकड़ पाओगे, ठीक है। अगला देखो, द ग्रेटर द रेंज द ग्रेटर ऑफ एलिवेशन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ इसका? रेंज जितनी दूर होगी, आपका टारगेट जितना ज़्यादा दूर हुआ, उसके लिए ग्रेटर एलिवेशन का मतलब होता है राइफल को हल्का सा उठाना होता है, एलिवेट करना होता है। क्योंकि जैसे आपकी गोली फायर हुई, बुलेट से निकली, तो उस पर ग्रेविटेशन भी तो लग रहा है, तो वो गिरती है टारगेट जाते जाते, तो उसको हल्का मतलब जितनी ज़्यादा दूर रेंज होगी उतनी ज़्यादा गिरेगी, तो उसको एलिवेट करना पड़ेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अ फायरर कैन स्कोर इन एप्लीकेशन ऑफ फायरिंग इज, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ये 15 पॉइंट हम स्कोर कर सकते हैं। देखो साइड में लिखा है 15। अगला देखो फटाफट से, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ फायरिंग ऑन मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट पे सीक्वेंस ऑफ फायरिंग क्या होती है? एम, पहले एम करेंगे, फॉलो स्पीड देने के लिए, पास लीड देने के लिए अपनी बुलेट को, फायर और फिर डिक्लेयर। ये काम को करने होते हैं। इसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा एक अलग से, मतलब एम्यूनेशन और वेपन्स वगैरह वाली है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ LMG लाइट मशीन गन। इसके मेजर पार्ट्स, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाइपोड ग्रुप, और भी होते हैं बहुत सारे, यहाँ 5 ही लिखे हैं बुक में, मतलब अलग से करवा देंगे वेपन्स अभी आपको, ठीक है। देखो इसको अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन्स फॉर फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड वाई बुलेट्स डू नॉट पास थ्रू अ स्मॉल होल। इसका आंसर देखो, रीज़न पूछ रहे हैं फॉर्मिंग ग्रुप का और स्मॉल होल से बुलेट पास क्यों नहीं कर पाती। ये देखो, वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ द बैरल जो होगा उसका टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। पहला, वेरिएशन इन एम्यूनेशन, गोली अलग अलग एम्यूनेशन उसका बनी होती है, ठीक है। जंप रीज़न है एक, वेदर कंडीशन, लाइट विंड होगी या हाई विंड होगी, है ना। फॉल्ट ऑफ फायर, गलती होगी मतलब फायर से नहीं लग पाई उसमें गन। ये कुछ रीजंस है, आप और भी लिख सकते हो आपने फायरिंग की हुई है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, राइट डाउन द वेरियस रेट्स ऑफ फायरिंग LMG लाइट मशीन गन। 3 रेट में फायर करते हैं, मतलब हर वेपन के लिए आप 3 पढ़ोगे। पहला होता है स्लो फायर, फिर रैपिड फायर। बेसिकली हर वेपन के लिए 2 पढ़ी जाती हैं। लाइट मशीन गन मतलब उनके लिए स्लो फायर होगी और रैपिड फायर होती है। लाइट मशीन गन बेसिकली हम हाथ में कैरी नहीं करते, तो रखी रहती है, तो उसको हम 360 घुमा सकते हैं, तो उसके लिए कर सकते हैं हम साइक्लिक फायर, ठीक है। तो स्लो फायर में ये याद कर लेना, 28 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है ये। रैपिड फायर में LMG कितने 84 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है, और साइक्लिक फायर में ये कर पाएगी 450 एंड 550 राउंड पर मिनट, इतने राउंड ये फायर कर सकती है। अगला देखो मिसलेनियस, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। NCC के बारे में बेसिक पूछते हैं ये। द मोटो ऑफ NCC यू ऑल नो। द NCC हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल DG NCC, उसकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। अभी जो DG NCC हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, AVSM PVSM, ओके। अगला देखो, द ग्रुप हेडक्वार्टर्स आर कमांडेड बाय ग्रुप कमांडर ऑफ रैंक ऑफ। जो ग्रुप हेडक्वार्टर होता है ना, उसके जो हेड होगा उसकी रैंक क्या होती है, कि तो कर्नल होगी या उसके इक्वलेंट होती है, ठीक है।
अगला देखो, द एनसीसी केम इन एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑफ अंडर पंडित HN खुंजरू, पंडित हृदयनाथ खुंजरू। इनकी मतलब इनकी जो कमेटी थी एनसीसी जिसकी वजह से आई, उसके हेड यही थे, ठीक है। अगला देखो, एम ऑफ एनसीसी, यू ऑल वेरी वेल नो दिस थिंग, डिसिप्लिन डेवलप करेगा, कैरेक्टर, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, एडवेंचर स्पिरिट हमारे अंदर, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़, मोटिवेटेड यूथ, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंड माइंड, ठीक है, और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कैरियर फोर्सेस में जाने के लिए। हमें पोज करके वीडियो आराम से पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है। अगला देखो, नेशनल इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज़ देहरादून। कैपिटल्स पूछते हैं, पता है ये सवाल पूछेंगे कैपिटल्स का आपसे, इसके ऊपर इसीलिए मैंने कैपिटल वाली वीडियो डाली थी चैनल के ऊपर, ठीक है। अगला देखो, फादर ऑफ इंडियन नेशन, फादर महात्मा गांधी जी। अपना फास्टेस्ट एनिमल रन, चीता। स्मॉलेस्ट स्टेट, अब यहाँ फिर से यही क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न, स्मॉलेस्ट स्टेट इन्होंने पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से या पॉपुलेशन की दृष्टि से। एरिया के अकॉर्डिंग तो हुआ अपना गोवा, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग से अपना हुआ सिक्किम। देयर आर, गलत लिखा है, 28 स्टेट हैं, बाय मिस्टेक ये 27 लिखा है यहाँ। इंडिया हैज़ 28 स्टेट, पुराना पेपर है बाय गॉड इसलिए। अगला देखो, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हमारा, तो फटाफट से देख लो इसको। तो डल लेक कहाँ पे है अपनी, डल लेक है अपनी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। राइनो कहाँ मिलते हैं, असम के अंदर। हवा महल कहाँ है, हवा महल इज़ इन जयपुर। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर, क्लियर। अगला देख लो, नेम एनी 4 रिलीजन ऑफ इंडिया एंड देयर होली बुक्स। 4 रिलीजन, सिख, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, इस्लाम। सिख की है अपनी किताब ग्रंथ साहिब, ठीक है, या गुरु ग्रंथ भी बोलते हैं इसको। क्रिश्चियन की हुई बाइबल, हिंदू की गीता एंड इस्लाम की कुरान। आगे देखो, द एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं ना एनसीसी के अंदर, उनका एम पूछ रखा है भाई, एम बताओ। तो पढ़ लो इसे एक बार। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूथ ऑफ डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज इन द कंट्री, अलग अलग कल्चर और उसके लोग हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चलेगा। टू फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट ऑफ कल्चर, रीजन, ज्योग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल बैरियर्स। हमारे अंदर एकता की भावना डेवलप होगी, अलग अलग कल्चर रीजन होने के अंदर भी ये वाली फील आती है, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर वन, ये वाली जो फीलिंग है ये डेवलप होती है उसकी वजह से, ठीक है। टू लर्न टू लिव, कोऑपरेट, वर्क इन हार्मनी विद द कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, उनके साथ कोऑपरेट करके हार्मनी में रहना, मतलब मिलजुल के साथ में रहना, अदर स्टेट के कैडेट्स के साथ में भी ये वाली चीज़ हमारे अंदर डेवलप करेगा, ठीक है। टू टीच फाइनर क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, हेल्प इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमें अपनी पूर्णतः पर्सनैलिटी का विकास करने में मदद करता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, ये होती है अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस among the people of country despite of being having belong to any caste religion language region linguistic group ethnicity वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। मतलब किसी अलग अलग तरह के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट साउदर्न इंडिया, डाइवर्स कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ लाइक दैट। लेकिन हम सबके अंदर एक फीलिंग है एकता की, टुगेदरनेस की, बिलोंगिंग की। वो फीलिंग क्या होती है, उस फीलिंग को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। पोस्ट करके पढ़ लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए वीडियो है एक अलग से, अभी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो अगला, नेम 5 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, केसरी, ब्यास, सतलुज, रावी, सरस्वती। यू कैन राइट एनी जो आपका याद आए उस समय, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ कंट्रीज हुज बाउंड्री टच इंडिया। ये हुए अपने बचपन में बीए, मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट किया है बचपन में बीए। बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, सी चाइना, पी पाकिस्तान, एन नेपाल, एम म्यांमार, बी फॉर भूटान एंड अफ़गानिस्तान अब टच नहीं करता क्योंकि वो वाला एरिया जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है, ठीक है। तो ये बचपन में BA ट्रिक से आप याद रहेंगे हमेशा ज़िंदगी भर, ठीक है। अगला देख लो, लीडरशिप। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव होगा उसके अंदर, इंटीग्रिटी, ईमानदारी वाली फील, नॉलेज ऑफ पोजीशन, मतलब लर्निंग सीकर होगा बेसिकली, या चीज़ों को सीखना चाहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, मतलब सिचुएशन हैंडलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे,
लीडर शुड प्रैक्टिस व्हाट इज प्रीच। प्रीच माने होता है प्रवचन देना। बेसिकली जो दूसरों को कह रहा है वो खुद पहले फॉलो करे। लीडर वो होता है बेसिकली, सुबह बोल रहा है सब जल्दी उठ के आना, खुद लेट आ रहा है, तो दैट्स नॉट अ गुड क्वालिटी। अब देखो, कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग रैपिड चेंज इन द सिचुएशन, फटाफट से चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर ले, अच्छा लीडर वो होता है, ठीक है। प्राइवेट लाइफ शुड बी अबव रीप्रोच, अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में लोगों को ज़्यादा बखान ना करें, मतलब ज़्यादा मत बताए उसके बारे में। बेसिकली अच्छे लीडर की पहचान है ये सारी। 10 ट्रेट्स राइट। अगला क्वेश्चन देखो, राइट। बेसिकली ये 10 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इनको ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना उसके अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देना, तो अच्छे से आपको नंबर कटने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। राइट 10 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। देखो क्या क्या होता है, बियरिंग, करेज, डिसाइसिवनेस, करेज बहादुरी, बियरिंग होती है उसकी पर्सनैलिटी बेसिकली, ठीक है। डिसाइसिवनेस, ये क्या होता है, डिसाइसिवनेस इसका मीनिंग होता है ये, देखो मैंने लिखा है। डिपेंडेबिलिटी मतलब टीम वर्क वाले कोऑपरेशन हो उसके अंदर। एंड्योरेंस फिजिकल एबिलिटी उसकी अच्छी हो। एंथुजियाज्म हमेशा एनर्जेटिक रहे। इनिशिएटिव वॉलंटियर करे कामों के लिए। इंटीग्रिटी ईमानदारी वाली, जजमेंट अच्छे से जज कर सके चीज़ों को। जस्टिस ईमानदार हो। लॉयल ये भी ईमानदार, जस्टिस बिना भेदभाव के, लॉयलिटी ईमानदार। टैक्ट हो, अनसेल्फिश हो, ईमान मतलब सेल्फिश बंदा ना हो, ठीक है। राइट एनी 6 ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन, अच्छे सिटीजन की, गुड सिटीजन की ड्यूटीज़ पूछी हैं उन्होंने, 6 ड्यूटीज़ पूछी हैं, ठीक है। इसमें देखो, लॉयल्टी टू द नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार। पेट्रोटिज्म देशभक्ति की उसके अंदर भावना हो। सेल्फलेस सर्विस मतलब कोई भी काम करे पूर्णतः ईमानदारी से करे बेसिकली। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन उसके अंदर मतलब अपने कर्तव्य काम को करने की वो हो, डिसिप्लिन हो, अच्छे से परफॉर्म करे उसको। हाई कैरेक्टर, रिच हो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल। कंसिडरेट टू अदर्स मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी टीम वर्क किया और उसका वाह भाई अकेले लूट रहा है, नहीं नहीं, दूसरों को भी कंसिडर करवाए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी समाज के भले के बारे में सोचे। एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी इसका मतलब हुआ एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी की मतलब जैसे काम हुआ ना, कोई काम उसके पास आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को, ये नहीं कि खुद पे सारा बर्डन डाल के बैठा हुआ है और डिप्रेशन के अंदर, ऐसा नहीं। अगला देखो, व्हाट आर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक होता है या डेमोक्रेटिक हो या वेरिएबल होगा या लेसाजे फेयर होगा। ऑटोक्रेटिक खुद ही खुद सारे डिसीजन ले रहा है। डेमोक्रेटिक सबकी सहमति से डिसीजन ले रहा है। वेरिएबल डाइकोटी में डिसीजन लेता है, मतलब हाँ या ना, मतलब इस तरीके से। लेसाजे फेयर मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रहा है, ऐसे। डिफाइन ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। देखो, ड्यूटी का मतलब होता है टू ओबेज गॉड्स ऑर्डर एज डिलीवर्ड बाय कॉन्शियसनेस, एंड डिसिप्लिन का मतलब होता है, अभी समझा रहा हूँ, टू ओबे मैंस ऑर्डर एज इश्यूड बाय राइटफुल अथॉरिटी। डिसिप्लिन तो वो हो गया जो आपको पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस एनसीसी में बता दिया कि भैया ये काम तुम्हें करना है एंड ये नहीं करना, तो वो आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, दैट इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स, मेरे को ये चीज़ अलाउड है एंड ये अलाउड नहीं है, वो मेरा डिसिप्लिन के अंदर आ गया अगर मैं वैसे काम कर रहा हूँ। पहला ड्यूटी क्या हुई कि मुझे ऐसा करना है क्योंकि मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा धर्म है, मतलब मुझे ये काम करना ही करना है बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना, आई हैव टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ये मेरी ड्यूटी है। ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि मैं पनिश, वैसे झूठ बोलने के लिए हो भी सकते हैं, बट नॉर्मल लाइफ में इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि मुझे पनिश किया जाएगा या मुझे जेल में उठा के डाल देंगे, नहीं नहीं नहीं, इट्स माई ड्यूटी, या मैं अपने काम को पूरी सिंसियरली कर रहा हूँ। हो सकता है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डू, अगर ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हो एंड यू आर वर्किंग देयर, और कुछ भी मतलब आपने नॉर्मली डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम कर लिया और ये, लेकिन पूरी ईमानदारी से एकजुटता से विदाउट करप्शन की आप काम कर रहे हो, तो उसे अपनी ड्यूटी समझ रहे हो, धर्म समझ रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब होता है अंतर भावना, मतलब अंदर से ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। इसको एलेबोरेट कर लो कि 4 नंबर का था इसलिए मैंने इतना लंबा बताया, एग्जाम्पल डाल के ब्रॉड कर लेना। अगला देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट इज़ सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस क्या होता है, डिफेंस ऑफ सिटीजन बाय सिटीजन। एक सिटीजन, जैसे आर्म फोर्सेस वगैरह वाले तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं सरहद पे खड़े होके, लेकिन सपोज करो कहीं पे फायर लग गई तो सिटीजन की हेल्प कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सिविल डिफेंस, ठीक है। इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। अगला देखो, नेम सम सिविल डिफेंस सर्विसेज, जैसे फायर एक्सटेंशन सर्विस होगी हमारी, ट्रेनिंग सर्विस होगी, वेलफेयर सर्विस होगी, सप्लाई सर्विस, रेस्क्यू सर्विस, ये सारे
इसको भी पॉज करके एक बार रीड आउट कर लेना। अगले देखो, लिस्ट आउट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। सपोज करो कहीं आग लगी तो उनसे फाइट करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो। फायर एक्सटिंग्विशर पहला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर, वी कैन पोर वाटर, वी कैन पोर सैंड, है ना। फायर बीटर्स आते हैं, हुक्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइप पंप्स, स्ट्रिप पंप्स, ये पंप भी होते हैं बेसिकली उसको फायर भगाने के लिए, ठीक है। ये सब यूज़ कर सकते हैं। सोशल सर्विस, अब देखो इन्होंने पूछा राइट्स एंड नोट ऑन एड्स। एड्स के ऊपर, एड्स की फुल फॉर्म देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स होता है, कारण बता दो क्यों होता है भाई साहब। ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हुए आपके, सॉरी आपके तो नहीं, मतलब किसी के XYZ पर्सन, तो उसको पर्टिकुलरली डिजीज़ हो सकता है। या रिपीटेड अनस्टेरिलाइज स्प्रिंग्स, बेसिकली इंजेक्शन किसी का इन्फेक्टेड लग गया आपको तो बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट, हाँ खून डोनेशन दिया या फिर चढ़वा लिया खुद को एक्सीडेंट में, कभी इन्फेक्टेड था जो कि उस वजह से हो सकता है, ठीक है। ये कम्युनिकेट हो जाते हैं बेसिकली प्रेग्नेंट मदर से बेबी को, ये ठीक है। अगला देखो, राइट एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। आवर कंट्री हमारा प्यारा भारत, उसकी 5 समस्याएं बता दो, कोई भी बता दो। हेल्थ होगा, लैक ऑफ एजुकेशन हो गई, सैनिटेशन होगा, जनरल पॉवर्टी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन इलिटरेसी, लैक ऑफ मेडिकल हेल्थ, कोई भी 5 बता देना और उनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा। एंड एक ट्रिक, एक चीज़ जो मैं आपको और बताऊँ, उसके अंदर पे अगर आप कोशिश कर सको तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आपने कोट कर दी, या कोई आपके दिमाग में उसी समय पे सॉल्यूशन अगर आ रहा है, अभी सोच पाए अगर आप कोई सॉल्यूशन इसके लिए हो सकता है, तो उसको कोट कर देना, बड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेशन गजब का पड़ता है इससे जो एग्जामिनर हो उसके ऊपर। अगला देखो, राइट 4 सोशल प्रॉब्लम्स विच आर मोस्ट डोमिनेंट इन विलेज। अब इन्होंने पूछ ली समस्याएं बताओ, कहाँ की, गाँव की। चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, डिफरेंट कास्ट होती है बहुत सारी, उस वजह से वहाँ लड़ाई वड़ाई होती रहती है। डॉवरी हुई, चाइल्ड मैरिज हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन हो गया, ठीक है। इन्हीं भी एक्सप्लेन कर देना सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ऐड इंग्रेडिएंट्स, मसाला इनमें ऐड कर देना, ठीक है। अगला देखो, राइट मेजर सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ डन बाय NCC कैडेट। भाई बहुत करवाते हैं देखो, अब ब्लड डोनेशन हो गया, एडल्ट लिटरेसी होगी, जैसे सफदरजंग वगैरह, मतलब जाके ना स्लम्स में पढ़ा देते हैं बच्चों कई बार। एंटी डोरी ड्राइव, ये ड्राइव्स हम करते रहते हैं। एंटी लिप्रोसी ड्राइव, एंटी ड्रग ड्राइव, ट्री प्लांटेशन हो गया, आपका स्वच्छता पकड़ा हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, ठीक है। आई डोनेशन कैंप हो जाता है, या ऑर्गन डोनेशन कैंप हम लग जाता है कई बार। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मतलब उनकी क्लीननेस का काम। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, पौधे लगाने का काम। हेल्प इन नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्विक। अभी थोड़े दिन पहले ट्रेन डिजास्टर का केस आया था, वहाँ पे RDC वालों ने भी हेल्प की थी, ठीक है। तो ये लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ सिटीजन के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखो कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके अंदर एक वो भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे अब हटा दिया गया है, जो आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया है, फंडामेंटल से हटा चुके हैं उसको, बेसिकली राइट है खाली वो अब, ठीक है। तो ये रीड कर लेना एक बार अच्छे से। अब देखो अगला टॉपिक, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वाटर कैन बी प्योरीफाइड। वाटर को प्योरीफाई करने के तरीके, बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन से हो सकता है, पिंकिंग से हो सकता है, या प्रेसिपिटेशन से हो सकता है। मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर। अगला देखो, हाउ कम्युनिकेशन डिजीज़ आर क्लासिफाइड। तो कम्युनिकेशन डिजीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, नीचे देखो, एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ में, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में, या कॉन्टैक्ट डिजीज़ होंगे, या इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ होंगे, या वाटर बोर्न डिजीज़ होंगे, या एनिमल बोर्न डिजीज़ होंगे। एक्सक्रीमेंटल मतलब बॉडी से एक्सक्रीटा है, उससे जो फैल जाते हैं। पहला ड्रॉपलेट, बेसिकली आपने छींका और आपके नाक से निकली ड्रॉपलेट्स, एंड वो किसी ने इनहेल कर ली तो उससे हो जाएंगे। कोरोना अपना इसी के अंडर में आता है कॉन्टैक्ट, टच करने से बेसिकली जो फैल जाते हैं। इंसेक्ट बोर्न, इंसेक्ट फैला देते हैं, मच्छर हो गया जैसे ठीक है। वाटर बोर्न, पानी की वजह से फैल जाते हैं, कोलरा हो गया, डाइसेंट्री हो गया। एनिमल बोर्न, एनिमल्स के द्वारा कैरिड आउट की जा सकते हैं, जैसे रेट्स वगैरह के, रोडेंट्स वगैरह के द्वारा। ऑलराइट, अगला देखो, व्हाट आर द हाइजीन मेंटेन्ड इन कुक हाउस। कुक हाउस होता है जो आर्मी का, उसके अंदर मतलब हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके पॉइंट्स पूछे। ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ लेना या बता देता हूँ, चलो। हैव
फ्लाई प्रूफिंग पुट ऑन विंडोज़ एंड फ्लाइज डू नॉट एंटर द कुक हाउस। बेसिकली वहाँ की खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर जो है वो अंदर ना आए और खाने पे ना बैठें। पहला, ऑल कट वेजिटेबल मीट फ्लोर शुड बी कवर्ड विथ क्लीन क्लॉथ। उनको मतलब उघाड़ के खाली नहीं छोड़ना, जैसे आटा मान दिया तो उसे खुला नहीं छोड़ना, या मीट कट कर दिया तो उसे खाली नहीं छोड़ना, उसको कवर कर लो, ढक दो बेसिकली छन्नी से, क्लॉथ से, ठीक है। देयर शुड बी सोकेज पिट डग आउटसाइड द कुक हाउस सो दैट रिमेन ऑफ वेजिटेबल कैन बी डंप देयर। किचन का जो वेस्ट बचता है उसको डस्टबिन में फेंकने की जगह अगर आपके बाहर गार्डन हुआ या गमला हो गया तो उसको खोदो एंड बरी कर दो उसको वहीं पे। जय माता दी। ये वाला काम मतलब फॉर अ गुड किचन के लिए अच्छा है। उनको मैन्योर मिल जाएगा एंड किचन वेस्ट मतलब पौधों के लिए, उसके लिए मैन्योर की उसमें यूज़ हो जाएगा। अगला देखो, देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ एयर एंड सनशाइन इन द कुक हाउस। कुक हाउस ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल घर के किसी कोने में जाके बंद कर दिया बिल्कुल उसे, नहीं भाई, वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर वगैरह आनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेटर, चिमनी वगैरह लगी होनी चाहिए, ठीक है। केयर शुड बी टेकन दैट वाटर यूज्ड इन कुक हाउस इज़ क्लीन। साफ पानी यूज़ किया जाना चाहिए। यूटेंसिल्स को बिल्कुल क्लीन वाटर में आपके वॉश करना चाहिए। कुक स्टाफ कुकिंग कुक द कुक स्टाफ वर्किंग इन कुक हाउस शुड बी रेगुलरली मेडिकली एग्जामिन्ड एंड कॉन्टीशियस डिजीज दे माइट बी सफरिंग। बेसिकली जो कुक हाउस में, वेयर हाउस में खाना बना रहे हैं लोग, और मैस में जब जैसे फूड बन रहा है तो काफ़ी सारे लोगों के लिए बन रहा है, तो जो पर्टिकुलर बंदे वहाँ पे फूड कुक कर रहे हैं उनकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, उनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। अगर हुआ तो भाई सबको एक साथ ही हो जाना है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए। लिख देना इसको अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिजीज़। अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हम अपना रहे हैं डिजीज़ को कम करने के लिए, ठीक है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेसिकली पहले से प्रिवेंशन ले लो, जैसे वैक्सीनेशन करवा लिया, कंट्रोल फूड एंड ड्रिंक, खाना अच्छा खाओ, एंड ड्रिंक पे भी वाटर एंड जूस ये सब लो, अल्कोहल वगैरह को कंज्यूम्शन मत करो, तो आपकी हेल्थ वैसे ही सही रहने। डिसइंफेक्शन, बेसिकली प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर वगैरह जो हैं वो ऑल आर कम इन द कैटेगरी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। डिस्ट्रॉय एजेंट्स ग्रुप्स कॉजिंग इन्फेक्शन। क्या क्या एजेंट हुए, जैसे हमने ऊपर देखा, वाटर बोर्न हो गया, एनिमल बोर्न, इंसेक्ट भाई मच्छर मक्खी आने मत दो घर में, ठीक है। पहला तो अभी फेनाइल वगैरह का मोपिंग की जाती है, ठीक है। वाटर प्योरीफाइड एंड बॉइल्ड डिस्टिल्ड अच्छे से मतलब प्योर वाटर कंजप्शन करो ताकि डिजीज़ ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ द पेशेंट्स को अलग अलग रखो, मैंने नीचे से पढ़े हैं पॉइंट्स ना। सेग्रीगेशन ऑफ द पेशेंट, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को कोई डिजीज़ हो चुका है तो उसको सेपरेट रखो थोड़े दिन के लिए, भाई ठीक हो जा फिर साथ में खेलेंगे। अगला देखो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। सबको पता है, रेन वाटर, सरफेस वाटर, रिवर एंड स्ट्रीम, अंडरग्राउंड वाटर। ये 5 नंबर में पूछ रखा है, तो इसके अंदर आप परसेंटेज भी दे सकते हो। 71% नदी के अंदर है, जो खारा समुद्र के अंदर है, सॉरी जो खारा पानी है। अंडरग्राउंड वाटर की परसेंटेज और इन सब की भी आपको मिले। मोस्ट प्योरीफाइड रेन वाटर होता है। सरफेस वाटर भी काफ़ी प्योरीफाइड होता है आपका, ठीक है। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन दे देना थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखो, व्हाट हेल्दी हैबिट्स शुड बी फॉर्म्ड एज एन इंडिविजुअल। अच्छी आदतें आपको कौन कौन सी डालनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेल्दी हैबिट्स आर द सेकंड नेचर ऑफ अ मैन, ठीक है। बिकम अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आदतें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, आदतें आपको बनाती है बिगाड़ती हैं। पहला हेल्दी हैबिट दे दो, रेगुलर बाथिंग, क्लीनिंग और टीथ एंड क्लॉथ, हेल्दी हैबिट में आता है। रोज़ नहाना, दांत साफ करना, कपड़े धोना अपने। रेगुलरिटी मील्स ऑफ टाइमिंग एंड स्लीप, अच्छे समय पे नींद लेना एंड अच्छा खाना खाना। रेगुलरिटी ऑफ बाउल क्लीनिंग टाइमिंग्स, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह बर्तन खाया एंड सुबह के बर्तन पड़े आपके शाम तक, नहीं, उनको रेगुलर टाइम पे क्लीन कर दो। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड हैबिट, उनको ठीक टाइम पे क्लीन कर दो, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करना मस्ट, ठीक है। हार्ड वर्क एंड डिलिजेंट वर्क, अपने काम को बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करना। एंड इट्स अ गुड हैबिट कि आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच चुके हैं और रियली अपनी पीठ थपथपाओ कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर माई एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, व्हाट पॉइंट्स आर बोर्न इन माइंड बिफोर प्लानिंग टू एडवेंचर एक्टिविटीज़। एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने से पहले आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए, देख लो अब ध्यान से। प्लान शुड बी रियलिस्टिक एंड नॉट ओवर एम्बिशियस, कि ऐसा नहीं भाई सीधा ही आज तो हम चले माउंट एवरेस्ट ही फतेह करेंगे, नहीं, रियलिस्टिक प्लान होने चाहिए, क्या एडवेंचर करने जा रहे हो, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पार्टिसिपेंट, बढ़िया फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़िया होना चाहिए आपका। मेडिकल चेक करा लो एक बेसिकली किसी भी एडवेंचर ट्रिप पर जाने से पहले, ठीक है।
फाइनेंसेस बिल्कुल बढ़िया से आपके पास पैसे वैसे होने चाहिए ताकि आप अच्छे से मतलब कहीं फंस जाओ ट्रेजेडी के अंदर भी तो सोल्यूशन आपके पास एज अ फाइनेंस मौजूद हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कैडेट सेलेक्ट होने चाहिए भाई, एनसीसी में तो बिल्कुल सेलेक्टेड कैडेट ही जाएंगे आगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस भर के ले जा रहे हैं, नहीं, एक्यूरेट नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। काउंट होना चाहिए उनका प्रॉपर। सेलेक्ट ऑफ रूट्स एंड हॉल्ट्स, रूट्स जा कर है, होल्ट रुकना कहाँ पे है, ठीक है, इन सब की सुविधा। लॉजिस्टिक्स पता होना चाहिए आपको कहाँ पे एलिवेशन कितना, ये सब कुछ, या किस किस इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। कलेक्टिव प्रायर इन्फॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन थोड़ा रिसर्च कर लो, देख लो एक्सपीरियंस वगैरह लोगों का यूट्यूब वगैरह पे, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ये क्या है, सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़ लाइसेंसिंग, उनसे परमिशन ले लो भाई, कहीं पे जाने में मतलब पास की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं ये नहीं कि चले गए ऐसे ही, ठीक है। मेडिकल कवर आपके पास ऑब्वियसली पहले बताया फिट होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई आई एम मेडिकली वेरी फिट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एम्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़, क्यों करवाई जाती हैं एनसीसी के अंदर, माउंटेनियरिंग के कैंप्स भी लगते हैं हमारे, तो क्यों करवाते हैं, इसके फ़ायदे बता दो। टू डेवलप द स्पेशल क्वालिटी एंड करेज अमंग द कैडेट, बढ़िया स्पेशल क्वालिटी और करेज बहादुरी की फीलिंग डेवलप करने के लिए। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। टू डेवलप एनहेंस स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप मतलब खेल भावना हमारे अंदर जाग जाए, कॉन्फिडेंस कैडेट्स का बूस्ट हो जाए, उसके लिए करवाते हैं। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क में हम काम कर पाएंगे, ठीक है। टू डेवलप कैडेट कॉन्फिडेंस अभी बताया, डिसिप्लिन फिजिकली एंड मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बढ़िया से एक्टिविटीज़ ऐसी करके। टू डेवलप एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड फॉर अ गिवन पर्पस, रिस्क लेने की एबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसमें लिख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे बहुत एनहेंस हो जाते हैं एडवेंचर एक्टिविटी करने से। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, व्हाट इज़ पोल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या होता है उसके प्रकार बता दो। ये पोल्यूशन मीन्स अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर और लैंड दैट मे और विद हार्मफुली इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एनिमल और प्लांट। ये डेफिनेशन रट लेना भाई साहब, पोल्यूशन सबको पता है क्या होता है, लेकिन उसे डिफाइन करने का नंबर आते चूक जाते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लेना, ये होता है अनडिजायरेबल चेंज, जो हमने चाहा नहीं, हम खुद थोड़ी ना चाहेंगे चेंज हो जाए, फिजिकली हो या केमिकली हो जाए या बायोलॉजिकली हो जाए, कहाँ हो जाए चेंज, एयर के अंदर बढ़िया भैया पोल्यूशन का कंसंट्रेशन, वाटर के अंदर या लैंड के अंदर, जिसके हार्मफुल इफेक्ट हों किस पे, ह्यूमन बींग्स पे, प्लांट लाइफ पे या ऑर्गेनिज्म पे, जिसके हार्मफुल इफेक्ट हो, उसे कहते हैं हम पोल्यूशन। टाइप्स देख लो, एयर वाटर नॉइज लैंड, एक्सप्लेन कर देना इनको, एयर हवा वाला, वाटर वाटर वाला, पानी में पोल्यूटेड हो गया हमारा, नॉइज़ पोल्यूशन साउंड डीजे डैक, ऑल राइट। लैंड पोल्यूशन हो गया, देखिए गार्बेज के पहाड़ माउंटेन बना देते हैं, तो लैंड डिग्रेड हो जाती है बुरी तरीके से वहाँ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट 5 लाइन्स ऑन पोल्यूशन स्प्रेड बाय प्लास्टिक बैग्स। अब ऊपर हमने एक्टिविटी का एक क्वेश्चन आया था कि अवेयरनेस कैंप्स वगैरह एनसीसी के अंदर क्या होते हैं, तो प्लास्टिक बैन कैंप या उसको रिडक्शन कैंप भी लगते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अब देखो प्लास्टिक बैग पोल्यूशन कम, 5 लाइन्स ऑन पोल्यूशन स्प्रेड बाय प्लास्टिक बैग से होने वाले पोल्यूशन के बारे में हमें 5 पॉइंट लिखने हैं। क्या क्या होते हैं देख लो फटाफट से। दे आर सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बिकॉज ऑफ द हार्बर ऑफ द डिजीज़ कैरिंग जम्स। बेसिकली पॉली बैग आपने कहीं पे फेंक दिया और उसमें डिजीज़ कैरिंग जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और डिस्पोज तो होता नहीं, पड़ा रहेगा वहीं पे और जम्स फैलते चले जाएंगे उसमें से, ठीक है। अगला देखो, दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग सोक्ड बाय अर्थ एंड बिकॉज वाटर स्टीनेज एंड बिकॉज मॉस्किटो टू ब्रीड। हाँ ठीक है, पन्नी पड़ी है, बारिश हुई, उसमें वाटर भर गया, उसमें मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, अगर वो कहीं नाली उली में अटक गया तो वाटर को ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। लैंड पे पड़ा है तो उसके अंदर से मतलब वाटर पास तो नहीं होने देती पॉलीथीन, तो लैंड वाटर सोक भी नहीं कर पाएगी, पानी लैंड के अंदर भी नहीं जा पाएगा, तो मतलब पॉल्यूटेड रहने वाला है उसके ऊपर पड़ा हुआ वो, ठीक है। अगला देखो, द डर्ट इन प्लास्टिक बैग्स पोल्यूट द एयर। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, पॉली बैग्स के अंदर से मतलब जो पॉलीथीन है उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो वो एयर को भी पोल्यूट करते हैं, उनके अंदर डर्ट गंदगी पड़ी वो भी एयर को पोल्यूट करती है। दे पोल्यूट वाटर फ्लोइंग बिकॉज जम्स फ्लो विद वाटर, अभी बताया, पानी में गिरेंगे उसके अंदर जम्स होते हैं वो फैलेंगे, ऑब्वियस सी बात। दे टेंड टू ब्लॉक ड्रेनेज, नाली ब्लॉक कर देंगी, मेकिंग स्ट्रेस फिल्थी, कीचड़ बढ़ जाएगा भाई साहब उसमें, अगर नालियाँ ब्लॉक इसीलिए तो होती हैं सर्दी
सॉरी रेनी सीजन में नालियाँ ब्लॉक होने का रीज़न ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉन डिस्ट्रक्टेबल, क्वालिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिमूवल फ्रॉम सिटीज़, बर्निंग प्रोसेस, पॉइजनस गैस। देखो भैया वो डिकम्पोज नहीं होने वाले एंड उनको जलाया जाता है बेसिकली, और उससे जो गैस निकलते हैं दैट इज़ रियली रियली वेरी पॉइजनियस गैस होती है उसके अंदर पे से, बहुत हार्मफुल, हानिकारक स्वास्थ्य के लिए। अब इतने पॉइंट लिख दिए। अब इन्हें लिखने के बाद में एक अच्छा सा काम और कर लेना, इनका एक सोल्यूशन मतलब एक या तो एम या वे फॉरवर्ड करके या कंक्लूजन या सॉल्यूशन करके ना एक पॉइंट डालना, और हर चीज़ जो परेशानी बता रहे हो ना उसका कुछ इलाज और सुविधा होनी चाहिए, ये पॉइंट्स में ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर मैं अगर आपको बता दूं तो इसका मतलब रिडक्शन करो, 3R का यूज़ करो, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, उसका लिमिटेड यूज़ कर लो, या उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लो, पेपर बैग्स यूज़ कर लो एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें लिख देना। बाकी रही बात इस वीडियो को याद करने की, तो इसे रिपीट करके देख लेना, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चंस नए नहीं बनते, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। और अभी इस चैनल पे और थोड़े दिन में नई नई वीडियोस डालने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।